नमस्ते। आपने हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के बारे में तो सुना ही होगा, पर कभी सोचा है कि एक पूरे के पूरे साहित्यिक दौर को आखिर ये नाम दिया ही क्यों गया? चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक पूरा साहित्यिक दौर और उसका नाम है वीर गाथा काल। आखिर क्यों? इस एक सवाल का जवाब ना हमें उस जमाने के समाज और उस दौर के लिटरेचर की आत्मा तक ले जाएगा। और इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, वो हैं एक बहुत ही प्रभावशाली विद्वान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। असल में हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का क्रेडिट काफी हद तक इन्हीं को जाता है, और हमारे इस नाम के पीछे की कहानी के सूत्रधार भी यही हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है। वो आचार्य शुक्ल ही थे जिन्होंने हिंदी लिटरेचर के बिल्कुल शुरुआती दौर को वीर गाथा काल का नाम दिया, और यकीन मानिए इस एक नाम ने उस पूरे दौर को देखने का हमारा नजरिया ही बदलकर रख दिया। ठीक है, नाम तो उन्होंने दे दिया, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वीरगाथा ही क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उनके तर्क की गहराई में उतरना होगा। देखिए, उनके तर्क को समझने की पहली सीढ़ी है वीर रस को समझना। भारतीय काव्यशास्त्र में रस का मतलब होता है इमोशन या फीलिंग। तो वीर रस का मतलब हुआ वीरता, बहादुरी, हिम्मत वाला भाव। ये वो फीलिंग है जो किसी के साहस और शौर्य की कहानियां सुनकर या पढ़कर हमारे अंदर पैदा होती है। आचार्य शुक्ल ने अपनी बात रखने के लिए 3 बड़े पॉइंट्स सामने रखे। पहला, उन्होंने कहा कि उस समय की जो सबसे फेमस रचनाएं थीं, उनमें ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ बहादुरी और युद्ध की बातें थीं। दूसरा पॉइंट ये था कि उस दौर के कवि अक्सर अपने राजा महाराजाओं की शान में उनकी वीरता के गुणगान में ही लिखते थे। और तीसरा, इन रचनाओं में लड़ाइयों की ऐसी जबरदस्त, ऐसी जीती जागती डिटेल्स होती थीं कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब वीर रस की भरमार थी। अब देखिए, शुक्ल जी ने ये सारी बातें सिर्फ अंदाजे पर नहीं कही थी। उन्होंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा सबूत पेश किए, और ये सबूत थे उस दौर के कुछ बहुत ही खास ग्रंथ। उन्होंने कुल 12 किताबों को अपनी दलील का आधार बनाया। उनका मानना था कि यही 12 रचनाएं हैं जो उस युग के असली चरित्र को, उसके मेन ट्रेंड को दिखाती हैं, और इसीलिए नाम भी इन्हीं के आधार पर रखा जाना चाहिए। और इन 12 ग्रंथों में कौन कौन शामिल थे? अरे, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो जैसे बड़े बड़े नाम। इनमें से ज्यादातर रासो ग्रंथ थे, और रासो का मुख्य विषय ही राजाओं की वीरता की कहानियां होता था। तो जाहिर है, इस बात ने शुक्ल जी के तर्क को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक और सवाल उठता है। आखिर उस दौर में ऐसा ही साहित्य क्यों लिखा जा रहा था? मतलब इतनी वीरता और युद्ध की बातें ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है उस समय के इतिहास में। कहते हैं ना, साहित्य अपने समय का आईना होता है। बस वही बात है। सोच कर देखिए, वो जमाना भारत के लिए बड़ी उथल पुथल का था। लगातार बाहरी हमले हो रहे थे, और देश के अंदर भी राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे थे। अब ऐसे माहौल में, जहां हर तरफ जंग का माहौल हो, कवियों का काम था अपने राजाओं और सैनिकों में जोश भरना, उनकी हिम्मत बढ़ाना, और इसीलिए वो वीरता से भरी कविताएं लिखते थे। ये एक तरह से उस समय की जरूरत थी। तो क्या हम मान लें कि बस यही पूरी कहानी है? जी नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। आचार्य शुक्ल के इस नामकरण पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ। कई दूसरे स्कॉलर्स ने सवाल उठाया कि क्या ये नाम कुछ ज्यादा ही संकीर्ण नहीं है? और इस बहस में सबसे बड़ी आवाज थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनका कहना था कि वीरगाथा काल नाम रखने से आप उस दौर के बाकी जरूरी साहित्य को तो पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। ये वो साहित्य था जिसमें भक्ति थी, जिसमें आम लोगों की जिंदगी की बातें थी। तो यहाँ पर दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ है आचार्य शुक्ल, जिनका तर्क है कि किसी भी युग का नाम उसकी सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध रचनाओं के आधार पर ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान, जिनका मानना था कि ऐसा करने से हमें अधूरी तस्वीर मिलती है। इतनी बड़ी बहस के बाद भी आचार्य शुक्ल की जो विरासत है, वो आज भी बहुत मजबूत है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों उनके काम को आज भी इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है? सच तो ये है कि इस विवाद के बावजूद आचार्य शुक्ल का काम हिंदी साहित्य की स्टडी में एक मील का पत्थर माना जाता है,
क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने इतने बिखरे हुए इतिहास को एक सिस्टमैटिक ढांचा दिया, एक फ्रेमवर्क दिया, एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आज तक बहस और चर्चा होती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी भी साहित्यिक दौर का नाम सिर्फ उसकी सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर रख देना चाहिए, या फिर ऐसा करके हम इतिहास के कई दूसरे जरूरी पहलुओं को, दूसरी आवाज़ों को हमेशा के लिए खो देने का खतरा उठाते हैं? ये सवाल सोचने वाला है।